गूंज एकेडमिक में आपका स्वागत है। पिछली वीडियो में हमने लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति के बारे में चर्चा किया था, यानी संसद के गठन के चर्चा के दौरान मैंने इन तीनों बिंदुओं पर प्रकाश डाला था। आज लोकसभा का संगठन कैसा है, इस पर हम लोग बातचीत करेंगे। लोकसभा संसद का प्रथम या निम्न सदन है। होता क्या है कि लोकसभा में जनता के चुने हुए प्रतिनिधि निर्वाचित होते हैं, इसलिए इसे संसद का प्रथम सदन कहा जाता है। इसे निम्न सदन क्यों कहा जाता है? क्योंकि अंग्रेज़ों ने जब जिस तरीके से इस प्रणाली को भारत में विस्तार किया, तो उस स्वरूप में जब देश आज़ाद हुआ तो राज्यसभा लोकसभा के रूप में दो स्वरूप उभरे। व्यवहार में कहा जाता है, क्योंकि उस समय आज का जो राज्यसभा है उस समय उसको ज़्यादा मान्यता थी, इसी वजह से वो उच्च सदन कहलाता है। और जिसमें जनता के हुए चुने हुए प्रतिनिधि भाग लेते हैं उसे निम्न सदन कहा जाता है। संविधान में कोई शब्द नहीं है, सिर्फ व्यवहार में इस शब्द का प्रयोग किया जाता है। इसे लोकप्रिय सदन भी कहते हैं। लोकप्रिय सदन इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें जनता के चुने हुए प्रतिनिधि भाग लेते हैं, हमेशा संसद के सत्र चलते हैं, कोई भी महत्वपूर्ण फैसला लोकसभा में ही होता है, क्योंकि इसके सदस्य जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। लोकसभा राज्यसभा की तुलना में अधिक शक्तिशाली है। जी, शक्तिशाली होने के पीछे रीज़न भी है, बहुत सारी बातें हैं जो मैं आगे धीरे धीरे बताऊंगा। सामान्यतः संसद का आशय लोकसभा से ही लिया जाता है। देखिए, संसद तो लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति से मिलकर बनता है, लेकिन सबसे ज़्यादा कार्यवाही लोकसभा में ही होती है। इसीलिए संसद का आशय हम लोग जनरली लोकसभा से ही लेते हैं। गठन संविधान के अनुच्छेद 81 में लोकसभा के गठन के बारे में प्रावधान है। मूल संविधान में लोकसभा की सदस्य संख्या 500 निश्चित की गई थी, लेकिन समय के अनुसार इसमें वृद्धि होती चली गई। 31वें संविधान संशोधन 1974 के द्वारा लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 525 से बढ़ाकर 545 कर दी गई। देखिए, जब हमारा देश आज़ाद हुआ और जब संविधान बना तो उस समय 500 सदस्य संख्या निश्चित किया गया। जब पहला 1951-52 में चुनाव हुआ तो वो 500 लोगों पर ही मतदान हुआ था कि 500 लोग चुनकर संसद में आएंगे। लेकिन समय के अनुसार इसमें जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती गई, वृद्धि होती चली गई, और 31वें संविधान संशोधन के द्वारा जो बीच में बढ़ कर 525 हो गई थी उसको 545 कर दिया गया। गोवा, दमन और दीव पुनर्गठन अधिनियम 1987 द्वारा लोकसभा की सदस्य संख्या 552 हो गई और अभी लोकसभा की सदस्य संख्या 552 है। इनमें से अधिकतम 530 सदस्य राज्यों के निर्वाचन क्षेत्रों से व 20 सदस्य संघीय क्षेत्रों से निर्वाचित किए जा सकेंगे। चूँकि 552 भले ही है, लेकिन उसमें से 552 में से 2 चूँकि मनोनीत होते हैं आंग्ल भारतीय समुदाय से, इसलिए चुनाव 550 पर ही होता है। तो जो 530 है ना, 530 वो राज्यों के निर्वाचन क्षेत्रों से लिए जाते हैं और 20 सदस्य संघीय क्षेत्रों से लिए जाते हैं। राष्ट्रपति आंग्ल भारतीय वर्ग के 2 सदस्यों को मनोनीत कर सकेंगे। वर्तमान में लोकसभा की सदस्य संख्या 542 है। 542 इसलिए है, इस बार तो 17वीं लोकसभा में 543 सीटों पर चुनाव हुआ था, लेकिन हमारे एक लोकसभा के प्रतिनिधि पद पर रहते हुए ही स्वर्ग सिधार गए हैं, इसलिए अभी वर्तमान में 542 है, लेकिन आप इसे 543 मानकर चलिएगा। लेकिन चूँकि करेंट में मैं वीडियो बना रहा हूँ इसलिए मैंने इसे 542 किया। इन सदस्यों में 529 सदस्य राज्यों से और 13 सदस्य संघीय क्षेत्रों से निर्वाचित होते हैं।
होते क्या हैं, अभी हुए हैं। राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 331 के तहत 2 सदस्य आंग्ल भारतीय प्रतिनिधि के रूप में मनोनीत होते हैं। लोकसभा में SC/ST के लिए राज्यवार जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण का प्रावधान किया गया है अनुच्छेद 330 के तहत। हम लोग सभी जानते हैं कि आर्टिकल 330 के तहत लोकसभा में SC/ST को भी जनसंख्या के अनुसार आरक्षण दिया गया है चुनाव में भाग लेने के लिए। यह प्रावधान प्रारंभ में 10 वर्ष के लिए था, किंतु संविधान संशोधन कर 10-10 वर्ष के लिए बढ़ाया जाता है। देखिए, अब इस मामले में होती है राजनीति। यह मात्र 10 वर्ष के लिए था, लेकिन बराबर इसको ना वोट बैंक बना दिया गया SC/ST समुदाय को। और दूसरी बात ये भी है कि SC/ST समुदाय को वो प्रतिनिधित्व भी नहीं मिला है। आज भी जिस तरीके से उस समुदाय में गरीबी बहुत व्याप्त है, तो लगता है कि यह आरक्षण जो उन्हें दिया गया है, जब तक ये गरीबी नहीं मिटती तब तक ये आगे चलती रहेगी। 95 संविधान संशोधन 2009 द्वारा अनुच्छेद 334 में संशोधन कर लोकसभा में SC/ST के आरक्षण तथा आंग्ल भारतीयों को मनोनीत करने संबंधी प्रावधान को 2020 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। अनुच्छेद 334 में संशोधन करके 2020 कर दिया गया, जो 2020 इसी साल खत्म हो जाएगा। मुझे मालूम है ये और भी आगे बढ़ेगा, लेकिन मेरा इसमें अपना मत ये है कि जो भी प्रतिनिधि चुनकर आते हैं SC/ST क्षेत्र से, वो सब SC/ST के नाम पर अमीर हो गए, उन लोगों का कल्याण नहीं हुआ। तो इन लोगों को बदलकर किसी जनता, इन लोगों को अपने में से खुद प्रतिनिधि डिसाइड करके ऊपर भेजना चाहिए। वैसे सब कुछ तो संविधान से चलता ही है, मेरा अपना मत था। लोकसभा में राज्यों को स्थानों का आवंटन उनकी जनसंख्या के आधार पर किया जाएगा, लेकिन प्रतिनिधित्व का अनुपात सभी राज्यों में तथा एक राज्य के सभी निर्वाचन क्षेत्रों में यथासाध्य समरूप रखा जाएगा। इसके लिए राज्यों को स्थान आवंटित करते समय निम्न बातों को ध्यान में रखा जाएगा। प्रत्येक राज्य को लोकसभा में स्थानों का आवंटन ऐसी रीति से किया जाएगा कि स्थानों की संख्या से उस राज्य की जनसंख्या का अनुपात सभी राज्यों के लिए यथासाध्य एक ही हो, परंतु यह उपबंध किसी राज्य पर तभी लागू होगा जब उस राज्य की जनसंख्या 60 लाख से अधिक हो। प्रत्येक राज्य को प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में ऐसी रीति से विभाजित किया जाएगा कि प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र की जनसंख्या का उसको आवंटित स्थानों की संख्या से अनुपात समस्त राज्य में यथासाध्य एक ही हो। यह अनुच्छेद 81(2) में परिवर्तित करके यह प्रावधान रखा गया है। संविधान में यह व्यवस्था की गई थी कि प्रत्येक 10 वर्ष पश्चात होने वाली जनगणना के बाद परिसीमन आयोग लोकसभा में राज्य व संघ राज्य क्षेत्रों के प्रतिनिधियों की संख्या निश्चित करेगा। चूँकि हुआ ये कि 1971 में यह लागू कर दिया गया कि 2026 तक लोकसभा में सीटों की संख्या में परिवर्तन नहीं किया जाएगा, लेकिन एक परिसीमन आयोग बनाकर लोकसभा के क्षेत्रों को आपस में बदलने का नियम लोकसभा ही नहीं विधानसभा में भी ये चलता रहता है। संविधान की इस व्यवस्था के अंतर्गत 1971 की जनगणना के आधार पर लोकसभा के निर्वाचित सदस्यों की संख्या 543 निश्चित की गई। 42वें संविधान संशोधन द्वारा इस व्यवस्था को समाप्त करते हुए निश्चित किया गया कि 2000 ईस्वी तक के निर्वाचन क्षेत्र वही रहेंगे जो 1971 की जनगणना के आधार पर निर्धारित किए गए हैं। 84वें संविधान संशोधन द्वारा लोकसभा के कुल सदस्यों की संख्या और लोकसभा में राज्यवार प्रतिनिधित्व 2026 तक यथावत रखने का निर्णय लिया गया है। मैंने पीछे इसकी चर्चा की है। कुल स्थानों और राज्यवार प्रतिनिधित्व को यथावत रखते हुए राज्य में निर्वाचित क्षेत्रों का परिसीमन किया जा सकता है। निर्वाचन क्षेत्र का परिसीमन 1991 की जनगणना पर आधारित होगा, क्योंकि 1971 में तो निर्णय कर दिया गया कि 2026 तक नहीं बदलेगा, लेकिन जो परिसीमन होगा वो 1991 की जनगणना के आधार पर
किया जाएगा। लेकिन मुझे लगता है कि ये परिसीमन की अवधि भी अब तो बढ़ाने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब 2020 चल रहा है, 24 में चुनाव होगा, तो 24 में जो परिसीमन हो कम से कम 2011 की जनसंख्या के आधार पर तो हो या 2021 की जनसंख्या पर, क्योंकि जब जनगणना की जाएगी तो 2021 होगा, लेकिन 2011 की जनगणना के आधार पर होना चाहिए। राज्यसभा का संगठन। राज्यसभा भारतीय संसद का द्वितीय या उच्च सदन है। मैंने अभी थोड़ा देर पहले लोकसभा के बारे में विस्तृत रूप से बताया, अब थोड़ा राज्यसभा पर चर्चा कर लेते हैं। तो राज्यसभा को द्वितीय या उच्च सदन कहा जाता है, जिस पर मैंने थोड़ा देर पहले प्रकाश डाला था, यह भी व्यवहार में ही है। इसमें राज्यों के सदस्य होते हैं। ये सदस्य राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं, लेकिन यह प्रत्यक्ष रूप से नहीं चुने जाते। इससे लोकसभा की तुलना में कम शक्तियां प्राप्त हैं। हाँ, लोकसभा में चूंकि हर प्रकार का विधेयक रखा जा सकता है, लेकिन राज्यसभा में नहीं, इस वजह से भी लोकसभा को ज़्यादा शक्ति प्राप्त है। लेकिन फिर भी इसका अपना महत्व और उपयोगिता है। संविधान के अनुच्छेद 80 में राज्यसभा के गठन का प्रावधान है। अनुच्छेद 81 में कहा गया है कि राज्यसभा में अधिक से अधिक 250 सदस्य हो सकते हैं। इसमें से 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। कला, साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा और सहकारिता के क्षेत्र में विशेष ज्ञान या अनुभव रखने वाले को ही मनोनीत किया जाता है। शेष 238 सदस्य संघ की इकाइयों का प्रतिनिधित्व करते हैं और ये जनता द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं। इन सदस्यों का चुनाव एकल संक्रमणीय मत प्रणाली तथा आनुपातिक प्रतिनिधित्व की पद्धति के अनुसार होता है। इनका चुनाव विभिन्न राज्यों और संघीय क्षेत्रों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा किया जाता है। याद रखिएगा, मनोनीत नहीं, निर्वाचित। ज्ञातव्य है कि विधानसभाओं के मनोनीत सदस्य राज्यसभा सदस्यों के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं। वर्तमान में राज्यसभा के कुल सदस्यों की संख्या 245 है। 233 सदस्य विभिन्न राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों से अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किए जाते हैं। शेष 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। दिल्ली तथा पांडिचेरी, अब उसका नाम है पुदुचेरी, और जम्मू कश्मीर ऐसे 3 संघ शासित राज्य हैं जिन्हें राज्यसभा में स्थान आवंटित किया गया है। पहले तो दिल्ली और पुदुचेरी था, लेकिन चूंकि अब जम्मू कश्मीर भी यूनियन टेरिटरी बन गया है, तो यहाँ से भी 4 सदस्य लिए जाते हैं। इन तीनों राज्यों में अब विधानसभा के गठन होने के कारण राज्यों के प्रतिनिधियों का चुनाव उनके विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा किया जाता है। देखिए, जम्मू कश्मीर में तो पहले से ही राज्य था, अभी उसको संघ शासित प्रदेश बनाया गया है, लेकिन दिल्ली तथा पांडिचेरी यूनियन टेरिटरी है और यह राज्य है। यह अंतर आप समझिएगा। राज्यसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व समानता के आधार पर नहीं, बल्कि जनसंख्या के आधार पर है। इसमें बड़े राज्यों से प्रतिनिधित्व ज़्यादा और छोटे राज्यों से प्रतिनिधि कम आते हैं। संविधान के अनुसार एक राज्य की जनसंख्या के प्रथम 50 लाख व्यक्तियों तक हर 10 लाख व्यक्तियों के लिए एक, और उसके बाद 20 लाख पर एक के हिसाब से प्रतिनिधित्व प्राप्त होता है। 5 संघीय क्षेत्रों अंडमान निकोबार द्वीप समूह, दमन व द्वीप और दादरा व नगर हवेली, पहले दमन और द्वीप, दादरा और नगर हवेली अलग अलग संघ शासित क्षेत्र था, अब दोनों एक हो गए हैं। लक्षद्वीप, चंडीगढ़ और लद्दाख को राज्यसभा में प्रतिनिधित्व नहीं है। अभी भी लद्दाख को प्रतिनिधित्व नहीं मिला, लद्दाख भी नया बना है। दोनों सदनों की सापेक्ष भूमिका। संसद के दोनों सदनों को सिवाय वित्तीय और मंत्रिमंडल के उत्तरदायित्व के मामले के, जो पूर्णतया लोकसभा के अधिकार क्षेत्र में है, सभी क्षेत्रों में समान शक्तियां एवं दर्जा प्राप्त है। राज्यसभा की शक्तियां निम्न प्रकार सीमित है। कोई धन विधेयक राज्यसभा में पेश नहीं किया जा सकता। थोड़ी देर पहले क्या बोला गया है कि लोकसभा ज़्यादा शक्तिशाली है, तो उसके पीछे सबसे बड़ा रीज़न यही है,
क्योंकि धन विधेयक लोकसभा में पेश किया जा सकता है, राज्यसभा में नहीं। राज्यसभा किसी धन विधेयक को अधिकृत करने अथवा उसमें संशोधन करने की सिफारिश ही कर सकती है। यदि ऐसा विधेयक 14 दिनों की अवधि के भीतर लोकसभा को लौटाया नहीं जाता तो उसे उक्त अवधि को समाप्त हो जाने पर लोकसभा द्वारा पास किए गए रूप में दोनों सदनों द्वारा पास किया जाता माना जाता है। देखिए होता क्या है कि धन विधेयक पर राज्यसभा सिर्फ सिफारिश दे सकता है, लेकिन अगर उन्होंने 14 दिनों तक कुछ नहीं बोला राज्यसभा ने तो उसे पास मान लिया जाता है। कोई विधेयक धन विधेयक है अथवा नहीं, इसका फैसला लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा किया जाता है। इस मामले में राज्यसभा को कोई पावर नहीं है। राज्यसभा वार्षिक वित्तीय विवरण पर विचार कर सकती है, इसे अनुदानों की मांगों को अस्वीकृत करने की शक्ति प्राप्त नहीं है। राज्यसभा को मंत्रिपरिषद में अविश्वास का प्रस्ताव पास करने की शक्ति प्राप्त नहीं है। वो मंत्रिपरिषद में अविश्वास का प्रस्ताव पास नहीं कर सकती। परंतु इसका यह अर्थ नहीं लिया जाना चाहिए कि लोकसभा की तुलना में राज्यसभा कम महत्व रखती है अथवा इसे द्वितीय स्थान दिया जाता है। धन विधेयकों को छोड़कर अन्य सब प्रकार के विधेयकों के मामले में राज्यसभा की शक्तियां लोकसभा के बराबर है। कोई भी गैर वित्तीय विधेयक अधिनियम बनने से पूर्व दोनों में से प्रत्येक सदन द्वारा पास किया जाना जरूरी है। अगर धन विधेयक को छोड़ दिया जाए तो कोई भी विधेयक वो लोकसभा और राज्यसभा दोनों में पास किया जाना जरूरी है। राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने, उपराष्ट्रपति को हटाने, संविधान में संशोधन करने और उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को हटाने जैसे महत्वपूर्ण मामलों में राज्यसभा को लोकसभा के समान शक्तियां प्राप्त हैं। याद रखिएगा, राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाना हो, उपराष्ट्रपति को हटाना हो, संविधान में संशोधन करना हो, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को हटाने जैसे महत्वपूर्ण मामले में राज्यसभा लोकसभा की शक्तियां बराबर हैं। राष्ट्रपति के अध्यादेशों, आपात की उद्घोषणा और किसी राज्य में संवैधानिक व्यवस्था के विफल हो जाने की उद्घोषणा को संसद के दोनों सदनों के समक्ष रखना अनिवार्य है। यानी यह सिर्फ एक ही मामले में नहीं होगा, संसद के दोनों सदनों में रखना अनिवार्य है। ठीक है, आगे चलते हैं। संसद के दोनों सदनों, हाँ ठीक है, किसी धन विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक को छोड़कर अन्य किसी भी विधेयक पर दोनों सदनों के बीच असहमति को दोनों सदनों द्वारा संयुक्त बैठक में दूर किया जाता। अगर कोई असहमति होती है तो संयुक्त बैठक का प्रावधान है, जिसमें मामले बहुमत द्वारा तय किए जाते हैं। दोनों सदनों की ऐसी संयुक्त बैठक का पीठासीन अधिकारी लोकसभा अध्यक्ष होता है, लेकिन बुलाता कौन है? राष्ट्रपति। इसके अतिरिक्त संविधान के अधीन राज्यसभा को कुछ विशेष शक्तियां सौंपी गई हैं। यह घोषणा करने की शक्ति केवल राज्यसभा को प्राप्त है कि संसद के लिए राज्य सूची में वर्णित किसी विषय के संबंध में विधान बनाना राष्ट्रीय हित में होगा। यानी राज्यसभा राज्य सूची से संबंधित मामले में अगर उसको लगता है कि विधान बनाना जरूरी है तो वो इस पर काम करती है। यदि राज्यसभा इस आशय का संकल्प 2/3 बहुमत से पास कर देती है तो संघीय संसद राज्य सूची में वर्णित किसी विषय के संबंध में भी संपूर्ण देश के लिए अथवा देश के किसी भाग के लिए विधान बना सकती है। इसके अतिरिक्त यदि राज्यसभा उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 सदस्यों द्वारा समर्थित संकल्प द्वारा घोषणा करती है कि राष्ट्रीय हित में ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, तो संविधान के अधीन संसद को विधि द्वारा संघ और राज्यों के लिए सम्मिलित एक या अधिक अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन के लिए उपबंध करने की शक्ति प्राप्त है। आप समझ गए कि लोक सेवा आयोग की हम लोग बातचीत अभी कर रहे हैं। अभी हमने आज लोकसभा और राज्यसभा के बारे में विस्तार से पढ़ा, कुछ अनुच्छेदों की भी चर्चा की है।
आगे इसको और विस्तार से किसी दूसरे टॉपिक को किसी दिन जानने का प्रयास करेंगे। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।